14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर में डर का माहौल था क्योंकि राजा ने अपनी सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह थी कि सेना नागरिकों पर गोलियां चला देगी। हजारों लोगों ने मिलकर एक पीपल्स मिलिशा बनाई और सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू किया ताकि उन्हें हथियार मिल सकें। इसी उथल-पुथल के बीच भीड़ ने बास्तील किले की जेल को तोड़ दिया, जो राजा की निरंकुश शक्ति यानी डेस्पोटिक पावर का प्रतीक था। लेकिन सवाल यह है कि फ्रांस के लोग अपने ही राजा के इतने खिलाफ क्यों हो गए थे? इस सवाल का जवाब फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में छुपा है। अंश सिंप्लीफायर में आज हम क्लास 9 के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरी डिटेल में समझेंगे। 1774 में बर्बन डायनेस्टी के लुई 16 ने फ्रांस की गद्दी संभाली। तब उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मरी एंटोनेट से हुआ था। लंबी लड़ाइयों की वजह से फ्रांस का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था और अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 2 बिलियन लिवरेज से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया था। इस कर्ज को चुकाने और दरबार के भारी खर्चे निकालने के लिए राजा ने टैक्सेस बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन वहां की सामाजिक व्यवस्था बहुत पेचीदा थी। उस वक्त फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला एस्टेट क्लर्जी यानी चर्च के लोग, दूसरा एस्टेट नोबिलिटी यानी अमीर और दरबारी लोग, और तीसरा एस्टेट जिसमें बड़े व्यापारी, किसान और मजदूर आते थे। पूरी आबादी में 90% किसान थे, लेकिन जमीन का मुख्य हिस्सा अमीर लोगों के पास था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग ही टैक्स भरते थे, जबकि पहले 2 एस्टेट्स को जन्म से ही कई विशेषाधिकार मिले हुए थे और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। फ्रांस की आबादी 1715 में 23 मिलियन से बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई थी, जिस वजह से अनाज की मांग तेजी से बढ़ी। खेती की पैदावार कम होने और रोटी की कीमतें बढ़ने की वजह से गरीबों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया, जिसे इतिहास में सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। इसी दौरान एक नए पढ़े लिखे मिडिल क्लास का उदय हुआ जो जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो जैसे फिलोसोफर्स के विचारों से प्रभावित थे। उनका मानना था कि समाज में किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर फायदा नहीं मिलना चाहिए और आज़ादी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। 5 मई 1789 को लुई 16 ने नए टैक्स के प्रस्ताव के लिए एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। पहले 2 एस्टेट्स ने 300 प्रतिनिधि भेजे, जबकि थर्ड एस्टेट से 600 पढ़े लिखे लोग पहुंचे। नियम के मुताबिक हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होता था, लेकिन थर्ड एस्टेट ने मांग की कि हर मेंबर का अपना एक वोट होना चाहिए। जब राजा ने इस लोकतांत्रिक मांग को ठुकरा दिया तो थर्ड एस्टेट के लोग असेंबली से बाहर निकल गए और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 20 जून को वे वर्साय के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और शपथ ली कि जब तक वे फ्रांस के लिए संविधान नहीं बना लेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। जब नेशनल असेंबली संविधान बनाने में व्यस्त थी तब पूरे फ्रांस में दंगे हो रहे थे और अंत में राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात को एक कानून पास किया गया जिसने पुराने टैक्स सिस्टम और फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया। 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का ड्राफ्ट पूरा किया, जिसका मुख्य मकसद राजा की शक्तियों को सीमित करना था। अब शक्तियां लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट दी गई थीं और सिर्फ वही पुरुष वोट दे सकते थे जो 25 साल से बड़े थे और टैक्स भरते थे। इस संविधान की शुरुआत डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से हुई, जिसमें जीने का अधिकार, बोलने की आज़ादी और बराबरी को प्राकृतिक अधिकार माना गया। हालांकि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन वो गुप्त रूप से प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहा था। इससे पहले कि राजा कुछ कर पाता, अप्रैल 22, 1992 में नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें हजारों लोगों ने मार्सिलेज गाना गाते हुए भाग लिया, जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना। युद्ध की वजह से आर्थिक तंगी बढ़ी और लोगों में गुस्सा पनपने लगा। इस माहौल में जैकोबिन क्लब सबसे शक्तिशाली बन गया, जिसके नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। 10 अगस्त 1992 को जैकोबिन्स ने राजा के महल पर हमला किया और राजा को जेल में डाल दिया। नई चुनी गई असेंबली, जिसे कन्वेंशन कहा गया, उसने 21 सितंबर 1992 को मोनार्की को खत्म कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। जनवरी 1933 में लुई 16 को देशद्रोह के जुर्म में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। 1933 से 1994 के समय को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, क्योंकि रॉबेस्पियर ने सख्त नियंत्रण और सजा की नीति अपनाई। जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे गियोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। लेकिन उसकी नीतियां इतनी कठोर थीं कि उसके अपने समर्थक भी उसके खिलाफ हो गए और अंत में जुलाई 1994 में रॉबेस्पियर को भी गियोटीन कर दिया गया। जैकोबिन सरकार के गिरने के बाद अमीर मध्य वर्ग ने सत्ता संभाली और एक नया संविधान लाया गया, जिसमें 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी बनाई गई। लेकिन डायरेक्टरी और विधान परिषदों के बीच हमेशा झगड़े होते रहे, जिसने एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता खोल दिया।
नेपोलियन ने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया और यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई, लेकिन उसके द्वारा लाए गए आधुनिक कानून और आज़ादी के विचार पूरे यूरोप में फैल गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे मूल्य दिए, जिनसे भारत के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जैसे नेताओं ने भी प्रेरणा ली। ये क्रांति सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की शुरुआत की कहानी थी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। मैं हूं अंश और आप देख रहे थे अंश सिंप्लीफायर।